हर हर महादेव बच्चों, KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपके फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी कल हमने देख लिया था कि जो हुमायूं जो था, हुमायूं यहाँ से छोड़ के 1540 में हिंदुस्तान को छोड़ के और फारस भाग जाता है। तो उस दौरान जिस शासक ने शासन किया उसका नाम था शेरशाह सूरी, कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में जिसने पराजित किया था। तो इसके लिए ये सूर वंश कहलाता है। कौन सा वंश कहलाता है? सूर वंश। ये आपको याद रखना है, सूर वंश। और इसका संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। और इन्होंने शासन किया 1540 से लेके और 1545 तक। ठीक है, अब देखो, अब इसका इतिहास देखते हैं, इनका क्या बोलते हैं शेरशाह सूरी का। पहले इसका जन्म, अगर जन्म की बात की जाए तो ऐसे कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1472 में। और इसके अलावा एक इतिहासकार हुआ है जिन्होंने इनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है, कानूनगो। क्या नाम है? कानूनगो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसके बारे में लिखा है। तो कानूनगो ये कहता है कि इनका जो जन्म हुआ था ना, वो 1484 में हुआ था। कौन कहता है? कानूनगो। क्योंकि RS शर्मा इसको ये मानते हैं। तो जो भी हो, दोनों डेट आपको याद रखनी है। जन्म स्थान की अगर बात की जाए तो इसका जो जन्म स्थान था वो आपका पंजाब था। पंजाब में ही हुए थे। होशियारपुर, होशियारपुर का नाम सुना है? क्या? हाँ, पंजाब में होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था हसन खान और इनकी माता का नाम था रानी खान। इनके पिता के 4 पत्नियां थीं और 4 पत्नियों में रानी खान सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी रानी खान थी। और इनके ये जो शेरशाह सूरी हुए, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। बचपन का नाम क्या था? फरीद। अब हुआ क्या कि जो हसन खान थे वो अपनी सबसे छोटी वाली रानी को सबसे ज़्यादा चाहते थे। और इस वजह से जब दुत्कार होता है, कभी भी देख लेना, जितने भी तमाम बाप और बेटे इनके संबंध अगर बिगड़ते हैं, या बाप और बेटी इनके अगर संबंध कहीं कटुता है, तो सिर्फ एक ही कारणों से होती है। अगर माता पिता के अच्छे संबंध नहीं होते ना, तो वो लड़का या लड़की अपने पिता को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो बिल्कुल बगावत करते हैं। वो तब तक एक्सेप्ट करते हैं जब तक उनका विकास ना हो। और जो किशोर अवस्था होती है ना, 12-13 साल 14 साल, उसमें तो भयंकर रूप से बगावत करने लग जाते हैं वो। तो सेम स्थिति यही थी। जो फरीद था वो अपनी माँ रानी खान के साथ जो अत्याचार हो रहा था, और उसका पिता हसन खान जो छोटी रानी को ज़्यादा चाहता था, इस अत्याचार से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होता है और यहाँ से भाग जाता है। इसका जो पिता वो सासाराम और ख्वाहिशपुर, ये बिहार में पड़ते हैं। बिहार में ये मतलब परगने पड़ते हैं। परगने जैसे अपना शाहपुरा परगना है, कोटपुतली परगना है। जिले में भी उपजिला, जिले को तो कहते थे सरकार, जिले को तो क्या कहते थे? सरकार। और तहसील या कस्बे को क्या कहते थे? परगना। ये तुम्हारे को याद रखना। अभी मैं बताऊंगा ये इसका डिवाइडेशन। तो इसका जो जिला था, उस जिले का नाम था जौनपुर। क्या नाम था? जौनपुर। तो जौनपुर का इसका जो पिता था वो जौनपुर के शासक का सेवादार था। जौनपुर के शासक का क्या था? सेवादार था। तो इसका सैनिक था। तो इसके जौनपुर के शासक ने इसे सासाराम और ख्वाहिशपुर, जौनपुर तो पड़ता है तुम्हारा यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में, वर्तमान में अगर बात की जाए। और जौनपुर के अंडर में ही पहले सासाराम और ख्वाहिशपुर आते थे, बिहार। तो ये छोटे छोटे गांव उसको दे रखा था। भाई वो खुद अकेला थोड़ी शासन करेगा, अपने नीचे अंडर में रखता था वो, तो इसको ये दे रखा था। अब यहाँ जब इसके पिता के फरीद के और इसके पिता हसन खान के जब टकराहट बढ़ता है, तो ये अपने पिता का घर त्याग के
और यहाँ से भाग के चला जाता है। और यहाँ से भाग के वो सीधा कहाँ आ जाता है? जौनपुर में। कहाँ आ जाता है? जौनपुर। अब जौनपुर में आके और वो अपनी शिक्षा लेता है। तो याद रखना, उसने शिक्षा जो ली थी वो अरबी और फारसी में ली थी। किस में ली थी? अरबी और फारसी। और जन सामान्य के साथ शिक्षा ली। तो ये याद रखना कि ये बहुत पहला पढ़ा लिखा बुद्धिमान शासक आदमी था, पढ़ा लिखा बुद्धिमान शासक। क्योंकि दो शिक्षा होती हैं, एक तो राजाओं की जो ली जाती है और एक जन सामान्य की जो शिक्षा ली जाती है। तो उसने जन सामान्य के साथ बैठकर शिक्षा ली थी। ठीक है। अरबी फारसी की जब ये शिक्षा लेता है तो इसकी नज़र वहाँ का जो जौनपुर का जो सूबेदार था उसका नाम था जलाल खान। क्या नाम था? जमाल खान। जमाल खान की नज़र किस पर पड़ जाती है? फरीद पर पड़ जाती है। उसका नाम फरीद पर नज़र पड़ जाती है। तो देखो, मैं एक चीज़ फिर तुम्हें कह रहा हूँ कि कोई बहुत अच्छा आदमी तुम्हें रिजेक्ट करता है ना, तो इसलिए रिजेक्ट करता है कि वो देखते ही तुम्हें जान जाता है। और कोई आदमी तुम्हें एक्सेप्ट करता है तो वो देखते ही जानता है कि इसमें वो कुव्वत है। बहुत अच्छे लोगों को ये पता रहता है। इसको देखते ही जमाल खान ये जान गया, फरीद को देखते कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। तो इसने क्या किया कि उसको पूछा, भाई तुम कहाँ से? उन्होंने कहा कि साहब आपने मेरे पिता को सासाराम और ख्वाहिशपुर की जागीर दे रखी है। तो इसने क्या किया, इसके पिता और इसके मध्य वापस इनके संबंधों को मजबूत बनाया और दोनों के मध्य समझौता करा के इसे वापस कहाँ भेज दिया? सासाराम और ख्वाहिशपुर। तो ये वापस सासाराम और ख्वाहिशपुर में चला जाता है और 1497 से लेके 1518 तक, यानी 21 साल तक ये अपने पिता के साथ उन खेतों जो अपनी जागीर थी वहीं पे कार्य करता रहता है, संभालता रहता है। और वो देखो, पहली चीज़ वो बगावत करके घर से बाहर गया जौनापुर। दूसरी चीज़ इसने क्या किया कि शिक्षा ग्रहण की। तीसरी चीज़, शिक्षा ग्रहण करके इसने पारिवारिक जीवन इनको जीना सीखा 21 साल तक। और फिर ये देखता है कि फिर इसके पिता से वापस टकराट उत्पन्न हो जाती है। भाई एक बार कोई संबंध बिगड़ जाते हैं तो वो बिगड़ते ही रहते हैं। आप चाहे लाख प्रयास कर लो, एक बार पानी लीकेज हो जाता है ना, वहाँ लीकेज होगा ही होगा। आप हर बार ऐसे प्रयास करते हो कि ये अपने पिता हैं, माता हैं या अपनी भाई है, बहन है, तुम हर बार उसके पास बैठते हो और फिर तुम हर बार इतना ही सुदृढ़ हो गए, तो ये कभी भी नहीं सुधरेगा। ये ऐसा होता है, जीवन के रिश्तों में ऐसा होता है कि एक बार अगर आप अच्छाई पे जा रहे हैं तो वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन अगर एक बार दरार पड़ गई तो फिर वो दरार पड़ते ही जाती है, कितना ही समझा लो, कितना ही बेटर। 21 साल रहने के बाद भी इसके पिता और इसके रिश्तों में कोई अंतर नहीं आया और ये फिर से अपनी सल्तनत स्थापित करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और सासाराम और ख्वाहिशपुर से निकल के ये सीधा आ जाता है बिहार के, दक्षिणी बिहार था, दक्षिणी बिहार। दक्षिण बिहार में एक शासक था जिसका नाम था लोहानी, जिसने महमूद बाद में अपना नाम महमूद रख लिया था। तो वैसे इसका नाम था बहार खान लोहानी। तो ये दक्षिण बिहार में बहार खान लोहानी एक सूबेदार था। उस सूबेदार के पास आ जाता है। एक मिनट, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में क्या होता है कि घर से वापस आके, यानी 1518 में ये घर से वापस आता है, भाग के वापस आता है। और दक्षिण बिहार के शासक बहार खान लोहानी, जो अपना नाम के बाद में चेंज करके लिखता है मोहम्मद खान, और उसके दरबार में आ जाता है और उसकी सेवादार बन जाता है। ये रोहतासगढ़ का नाम याद रखना, रोहतासगढ़ कहाँ पड़ता है? बिहार में। उस किले की बात हो रही है, वहाँ पे आके रहने लग जाता है। अब बहार खान लोहानी की एक तो घरवाली थी जिसका नाम था दूदू बेगम। एक तो होता है दूदूर, एक होता है फागी। तो फागी की नहीं थी, ये कहाँ की थी? दूदू। तो एक तो इसका नाम था दूदू बेगम और एक इसका पुत्र था जिसका नाम था जलाल खान। ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये इसकी 1518 में सेवा में आ जाता है और यहाँ से आके और ये उसके साथ रह के और धीरे धीरे सल्तनत के कार्य सीखने लग जाता है। इसी दौरान क्या होता है कि 1528 में, यानी 10 साल बाद में,
10 साल ज़्यादा से एक चीज़ देखना कि बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा तेज़ तरार किस्म का जो आदमी होता है तो लोग उससे डरने लग जाते हैं और इसका प्रभुत्व, वो अपना प्रभुत्व अपने आप जमा लेगा। भाई तेज होगा, एक तो मंदबुद्ध होता है तो वो वहीं पे रहेगा, लेकिन एक कुव्वतदार व्यक्ति होता है वो अपना ओहदा धीरे धीरे अपने आप ऊपर की तरफ ले जाता है, और जब ऊपर की तरफ ले जाता है तो वो मंदबुद्ध लोग उससे डरते हैं। तो ये जब अपना मुकाम बहुत ऊँचे ऊपर की तरफ ले जा रहा था, तब क्या हुआ कि इस बात से जो बहार खान लोहानी था उसके सरदार डर जाते हैं। अब उसके सरदार डर गए, तो सरदार डर गए तो उसको बहकाने लगे और ये कहने लगे कि जो ये तुम्हारा फरीद है, फरीद ने क्या किया था, एक बार फरीद ये जलाल खान के साथ मिलके तुम्हारी हत्या करके इसको शासक बनाना चाहता है। जलाल खान और दूधा बेगम, इससे फरीद के बहुत अच्छे संबंध थे इसकी माँ से, ऐसे कहते हैं इसकी माँ के साथ इनका अफेयर था। तो जलाल खान के साथ, हो सकता है ये बात सही भी हो या गलत भी हो, लेकिन ये ऐसा बताया जाता है। तो अब इस बात से कौन नाराज़ हो जाता है, बहार खान लोहानी। एक बार ये देखता है कि बहार खान लोहानी यानी महमूद खान और फरीद शिकार पर गए थे, और शिकार पर गए थे, ये वैसे बैठा था। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक शेर ने शिकार कर दिया, एक शेर ने वार कर दिया किसके ऊपर, बहार खान लोहानी पे, और इसने फरीद ने बिना किसी हथियार के निहत्ते ही किसकी हत्या कर दी, शेर को मार दिया। और शेर को मार दिया इसलिए बहार खान लोहानी ने इसे किसकी उपाधि दे दी, शेर खान। किसकी उपाधि दे दी, शेर खान। इसीलिए इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा गया। ठीक है, तो शेर खान की उपाधि किसने दी थी, बहार खान लोहानी। अब देखो थोड़ा सा आगे क्या होता है कि पहले जब पिता से संघर्ष होता है तो ये घर से निकल के कहाँ जाता है, जौनपुर ने इसने अपनी शिक्षा ग्रहण की। अब इसको बाद में खोल ले लेना, कहीं जाएगा कि बिल्कुल बेवकूफ़ हो गया तुम। तो सबसे पहले इसने जौनपुर में भाग के अपनी शिक्षा ग्रहण की, घर से भाग के आया। फिर जौनपुर में शिक्षा ग्रहण की तो इसके एक आदमी ने, जमाल खान ने, इसके पिता और इसके समझौता करके वापस इसको घर पे भेजा। क्लियर। जब इसको घर पे भेजता है तो अपने पिता के साथ रह के 1497 से लेके 1518 तक यानी 21 साल तक इसने संघर्ष किया खेतीबाड़ी में और यहाँ पे। फिर उसके पिता से वापस टकराट होती है तो ये 1518 में दक्षिण बिहार के रोहतासगढ़ किले में एक शासक था बहार खान लोहानी, उसके दरबार में रहता है और 10 साल उसके दरबार में रहा। और उस शासक ने, बहार खान लोहानी जिसका उपनाम था महमूद खान, ने फरीद को शेर खान की उपाधि दे दी। क्यों? क्योंकि उसने एक निहत्ते शेर की हत्या कर दी थी। लोहानी की एक बेगम थी जिसका नाम था दूदू बेगम और उसका पुत्र था जलाल खान। तो सरदारों ने यह बहकाया कि फरीद का चक्कर दूदू बेगम से चल रहा है और जलाल खान को वो क्या बनाना चाहते हैं, शासक बनाना चाहते हैं। इस बात से वो बहकावे में आकर और इसको क्या करता है, अपनी नौकरी से निकाल देता है, सेवा से बर्खास्त कर देता है। और जब से इसे सेवा से बर्खास्त कर देता है तो ये क्या करता है कि उस टाइम, अब देखो 1518 में क्या चल रहा था हिंदुस्तान की सल्तनत में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1528 में मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध जो हुआ था उस किस किस के मध्य हुआ था? वो बाबर के और मेदिनी राय के। जो राणा सांगा का राइट हैंड था मेदिनी राय, जिसे मालवा के सुल्तानों का किंग मेकर कहा जाता है, इन दोनों के मध्य युद्ध चल रहा था, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। और ये बाबर अच्छी तरीके से जानता था कि हर बार अपने साथ भाग्य काम नहीं देगा, क्योंकि मेदिनी राय बहुत खतरनाक था। तो इसको पराजित करने के लिए वो छोटी छोटी सेनाएं इकट्ठी कर रहा था। अब यहाँ क्या करता है कि शेर खान इसकी सेनाएं सैन्य टुकड़ी में शामिल हो जाता है, अपने साथ 150 सैनिक लेके जाता है, इसकी सैन्य टुकड़ी में शामिल हो जाता है। अब जब ये युद्ध में भाग लेता है, ये युद्ध जीत भी जाता है और युद्ध में भाग लेता है, तब दो महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो क्या कि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को कह दिया था, इसी समय अपने पुत्र हुमायूं को कह दिया था कि देख लड़के, ये दुनिया का सबसे चालाक आदमी है, इससे बच के रहना, इससे कभी भी मत टकराना। और दूसरा चीज़, इसी समय शेरशाह सूरी ने एक बहुत प्रसिद्ध कथन कहा था। शेरशाह सूरी ने यह कहा था कि अगर नियति ने यह चाहा, भाग्य ने चाहा और मेरे को अवसर मिला ना,
तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा, मैं मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा। इसका ये डायलॉग था। अब देख लो कि एक व्यक्ति अपने जीवन का, अपनी सल्तनत के बारे में 1528 यानी अपने राजा बनने से 12 साल पहले उसने घोषणा कर दी थी। कुल मिला के इसने 12 साल पहले ही एक सपना संजो लिया था कि मैं ये जो मुगल सल्तनत है ना इसको उखाड़ दूंगा, और 12 साल बाद यानी 1540 में शासक बना। तो इसका भी अपना सफ़र रहा होगा। हर किसी का अपना सफ़र होता है, जितना लंबा सफ़र होता है उतना ही शानदार जीत होती है। तो 1528 का चंदेरी के युद्ध में इसने बाबर के साथ भाग लिया, और जब बाबर के साथ युद्ध में भाग लेता है उसी दौरान इसका सितारा चमकता है, और पीछे से बहार खान लोहानी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बहार खान लोहानी की जब मृत्यु होती है तो इसके और भी बेगमें थी। तो सबसे बड़ी बेगम दुदू बेगम, और उसका छोरा कौन? जलाल खान। इनका खास आदमी कौन था? शेरशाह सूरी। तो उन्होंने शेरशाह सूरी को फ़ोन किया, और अन्य सरदार और किसी को राजा बनाना चाहते थे। तो ये छोटा बच्चा था, जलाल खान उस टाइम 12 वर्ष का ही था। तो इसने क्या किया कि शेरशाह सूरी को फ़ोन किया। शेरशाह सूरी उस युद्ध को बीच में ही छोड़ के और डायरेक्ट कहाँ चला गया? रोहतासगढ़। और रोहतासगढ़ में जाता है, और रोहतासगढ़ में उसे दुदू बेगम ने जलाल खान का क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। और दुदू बेगम इससे शादी कर लेती है। दुदू बेगम ने इससे क्या कर ली? शादी कर ली। तो 1528 में इसने दुदू बेगम से क्या कर ली? निकाह किया। दुदू बेगम से निकाह किया, और उसके पुत्र जलाल खान का क्या हुआ? संरक्षक हुआ। संरक्षक हुआ। यानी रोहतासगढ़ में इसे पहली बार जो राज्य संचालन का अनुभव मिल गया। बात समझा रहे? रोहतासगढ़ में से किसका अनुभव मिल गया? राज्य तो यही चला रहा था, ये तो इनडायरेक्ट रूप से था। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब इसके अलावा क्या होता है? अपना अपना भाग्य होता है, अपनी अपनी किस्मत सब लेके आते हैं। 1529 में एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया, इसलिए घाघरा का युद्ध कहलाता है। किस किस के मध्य हुआ था? बाबर वर्सेस महमूद लोदी प्लस शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था पिछले एपिसोड में। शेरशाह सूरी और महमूद लोदी ये दोनों बाबर के खिलाफ युद्ध करते हैं, और जब बाबर के खिलाफ युद्ध करते हैं तो बाबर दोनों को पराजित कर देता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। क्लियर? अब इसके बाद में क्या होता है कि 1529 के बाद में आता है 1530, और 1530 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। 1530 में चुनार का किला कहाँ है? चुनारगढ़ कहाँ है? यूपी में। तो चुनार के शासक की मृत्यु हो जाती है, और वहाँ की एक शासिका थी, उसकी पत्नी थी जो लाड मलिका। कौन सी मलिका? लाड मलिका। और लाड मलिका ने किससे निकाह कर लिया? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी से निकाह कर लिया। अब देखो, तो इस प्रकार धीरे धीरे इसकी एक किले से 2 किला, 2 से 3 किला, धीरे धीरे इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो? धीरे धीरे इसकी क्या बढ़ती जा रही है? ताकत बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे एक बहुत शक्तिशाली सुदृढ़ आदमी बन के उभर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलो साहब, 1530 में ये पहले इसको रोहतासगढ़ मिल गया, फिर इसके बाद में कौन मिल गया? चुनार मिल गया। चुनार में जैसे ही इसका अधिकार होता है तो ये अपने जो पुत्र था, औरस पुत्र जिसका नाम था जलाल खान, उस जलाल खान को हटा के रोहतासगढ़ का जो शासन था वो भी अपने हाथ में ले लिया। तो अब ये पूर्णतः सुसज्जित हो गया, एकदम तैयार हो गया। इसके बाद में मैंने एक और आपको बता दिया था पिछले एपिसोड में ही, 1532 में हुमायूं ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? हुमायूं ने चुनार पर आक्रमण किया, और चुनार पर आक्रमण करके इस पर घेरा डाल के, और शेरशाह सूरी बड़ा चालाक आदमी था, तो इसने क्या किया? संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली कि साहब मैं कुछ भी नहीं करने वाला। इससे पहले एक घटना और होती है, जब वो 1528 में यहाँ पे दुदू बेगम से निकाह कर लेता है और घाघरा के युद्ध में हार जाता है।
तो शेरशाह सूरी ने 1529 में ही बंगाल पर आक्रमण किया था, बंगाल पर। और बंगाल का शासक था उस टाइम नुसरत शाह। कौन था? नुसरत शाह। नुसरत शाह के बाद में कौन बनेगा? मोहम्मद शाह। समझ आएगा? तो नुसरत शाह पे इसने आक्रमण किया और बंगाल को जीत लिया, बंगाल को जीता। और बंगाल को जीतकर और इसने हजरत अली की उपाधि धारण की थी। ये आपको एक बीच में और याद रखना है, हजरत अली की उपाधि इसने धारण की थी। अच्छा, 1532 में हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला। तो ये चालाक आदमी था, इसने हुमायूं से लड़ना उचित नहीं समझा। तो इसने क्या किया कि हुमायूं से क्या कर लिया? समझौता कर लिया और संधि करके बोला, मैंने एक और युद्ध बताया था, दोहराए का युद्ध, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें महमूद लोधी भी अंतिम रूप से पराजित हो जाता है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि 1534 में क्या होता है कि उधर हुमायूं तो मालवार गुजरात इसके अभियान में, यानी बहादुर शाह की तरफ क्या हो जाता है? बिजी हो जाता है। मालवा और गुजरात अभियान में बिजी हो जाता है। और जब ये मालवा और गुजरात अभियान में व्यस्त हो जाता है, उसी टाइम शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर। किसके ऊपर आक्रमण किया? बंगाल। और बंगाल का उस टाइम शासक कौन था? मोहम्मद शाह। बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को पराजित कर और फिर इसने पूरे बंगाल को लूटा और बंगाल को जला दिया। इस बात की खबर किसको लगी? हुमायूं को। अब हुमायूं आता है, हुमायूं अटैक करता है इसके ऊपर। तो हुमायूं बंगाल पर अटैक करके और इसको वापस हटा देता है और उसने वापस बंगाल की राजधानी गोड को जीता। और गोड को बसाने के चक्कर में वो वहीं पे 9 महीने रुक जाता है। हुमायूं कितने महीने रुक जाता है? 9 महीने। और उसने एक नगर बसाया जिसका नाम था जन्नताबाद। क्या बात था? जन्नत। ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता दिया था। फिर इसके बाद मैंने 2 युद्ध भी बता दिए थे। 1539 में कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। और 1540 में कौन सा था? बिलग्राम या कन्नौज का। अब कन्नौज के युद्ध में अंतिम रूप से हुमायूं पराजित हो जाता है। ये पूरा मैंने डिटेल से बता दिया था कैसे कैसे लड़ा गया था। और इसकी पूरी सल्तनत स्थापित हो जाती है। अब यहाँ इसकी जब सल्तनत स्थापित हो जाती है तो इसके बाद में ये आदमी कौन कौन से अभियान करता है और कैसे कैसे ये आगे अपने साम्राज्य को स्थापित करता है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा है ये सारा? तो इसके बाद में क्या करता है? ये 5 साल शासक रहा। तो ये तो तुम्हारे को पता है बड़ा युद्ध कुशल आदमी था, अजय योद्धा आदमी था। तो इसने कब कब क्या क्या किया ये भी आप देख लो। सबसे पहले शासक बनते ही ये कभी भी फ्री रहने वाला नहीं है, ठीक है। 1540 में ये शासक बना। शासक बनते ही 1541 में इसने गपकारों का दमन किया। गपकारों का दमन किया। किसका दमन किया? गपकार कौन थे? ये इधर जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है पेशावर। कौन सा वर? पेशावर में एक खूंखार जाति थी, जनजाति, जिसके सहयोग से ये शासक बना था। लेकिन अब ये इसी का दमन कर रहा है। क्यों? क्योंकि याद रखना, जिसके बदौलत तुम शासक बनते हो ना, तो वो तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा ये अपने पीछे तो बनाए। तो इसने इसको बहुत अच्छे तरीके से अभियान को किया। लेकिन ये अभियान पूरी तरह सफल नहीं रहा, क्योंकि ये जो जाति होती है, भाई कोई आदमी होता है, संस्था होता है, उसके खिलाफ लड़ सकते हो आप, लेकिन एक कम्युनिटी के खिलाफ कैसे लड़ोगे? बात समझ आ रही है? तो इसमें ये मतलब पूरी तरह सफल नहीं रहा। इसमें पूरी तरह क्या नहीं रहा? सफल नहीं रहा। मतलब इसने काफ़ी हद तक दबाया, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह सफल नहीं रहा। अच्छा, 1540 में ये शासक बनते ही इसने बंगाल पर अभियान किया। और बंगाल का शासक कौन था? वही मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। अब याद रखना, पहले नुसरत शाह था, अब कौन आएगा? मोहम्मद शाह के ऊपर आक्रमण किया। अब बात करते हैं 1542 में। तो 42 में इसने मालवा पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? मालवा। और मालवा का जो शासक था वो था मल्लू खान। कौन था? मल्लू खान। और मल्लू खान का दूसरा नाम मिलता है हमारे को कादिर खान। एक तो कादर खान है जो मूवियों में आता था पहले के ज़माने में, तो कादर खान या मल्लू खान इस पर आक्रमण किया।
और मालवा पर, और इसको जीता, और जीत के और इसने इससे संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली, संधि कर ली, और इसकी रियासत थी वो वापस इसको सौंप दी। ठीक है, इसके अधीनता स्वीकार करवा दी। अच्छा, इसके बाद में 1543 मालवा के बाद में वो सीधा जाता है रायसीन। रायसीन देखो ये भारत है, भारत में यहाँ मालवा पड़ रहा है, रायसीन एमपी यहाँ पड़ रहा है, तो साथ ही साथ इसको भी जीत लेते हैं। तो इसने 1543 में किस पे आक्रमण किया? रायसीन। और रायसीन का शासक था पूर्णमल। कौन सा मल? पूर्णमल। और पूर्णमल के बारे में इसके जीवन का एक कलंक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शेरशाह सूरी का एक बेटा था जिसका नाम था कुतुब खान। क्या नाम था? कुतुब खान। ये रायसीन को नहीं जीत पा रहा था, तो इसने क्या किया? कुतुब खान को भेजा अपना दूत बना के, और दूत बना के भेजा, बोला आप जाके एक समझौता करे हो। किससे? पूर्णमल से। कुतुब खान खुद एक शाही दूत बन के जाता है, इसका बेटा, और वो जाके कहता है कि साहब आप हमने मालवा को भी जीता है, लेकिन मालवा हमने मल्लू खान को वापस सौंप दिया, हम यहाँ रहने नहीं आए, हम तो दिल्ली पे शासन करेंगे, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो उसने कहा कि भाई मेरे परिवार की सुरक्षा का वचन दो। बोला कि मैं इस्लाम की पवित्र कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि आपका जो परिवार है उसकी जिम्मेदार मैं लेता हूँ, यानी मैं जो क्या नाम है इसका, शेरशाह सूरी का पुत्र कुतुब खान, इसकी गारंटी लेता हूँ। ये बात कह के इस बात पे क्या होता है, राय जो पूर्णमल था वो अपने किले के द्वार खोल दिया, और किले के द्वार खोल देता है तो शेरशाह सूरी आता है, और शेरशाह सूरी ने पूर्णमल और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस बात से कुतुब खान बहुत आहत होता है, क्योंकि उसने वचन दे दिया था, पैगंबर की कसम खा ली थी। तो वो क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता है। जब जीने का गुरूर मर जाता है ना, तो आदमी आत्महत्या कर लेता है। दो वजह से आदमी आत्महत्या करता है। दो कारण मैंने खोजा है, कोई तीसरा आप खोजो तो तुम बता देना। एक तो होता है आपके गुरूर को बहुत गहरा आघात लग जाए, बात समझ आ रही है, कि आपने बहुत कुछ बन रखे थे, आज तक आपका एक डेकोरम था, वो डेकोरम अचानक टूट गया, तो आदमी आत्महत्या करेगा। कोई भी ख्यालात या गुरूर होता है आदमी का वो। और या फिर आदमी को जीवन में कोई आशा ही ना रहे, जीवन में कोई आशा ही ना रहा, कोई उम्मीद ही ना रहे, तो दो वजह से आत्महत्या करता है। यहाँ पे क्या हुआ था? इसका गरूर टूटा था। क्या टूटा था? गरूर टूटा। ये सोचता था कि अपने पिता को बोलेंगे तो ये मान जाएगा, लेकिन पिता ने उल्टा काम कर दिया, क्योंकि वो उसके लिए एक डायलॉग बोला जाता था, शेर की खाल में लोमड़ी था। शेर की खाल में क्या था? लोमड़ी। अपनी बुद्धिमानी और चालाकी में सरवनी इसका इतिहासकार रहा है, वो कहता है कि ये हैदर था, दूसरा हैदर अली बहुत खतरनाक किस्म का आदमी था। अब चलो साहब देखो, 1544 में ये आक्रमण करता है मारवाड़ पर। मारवाड़ देखो, मालवा तो कहाँ है? ये कहाँ है? और ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ये राजस्थान में। और मारवाड़ का जो शासक था उसका नाम था मालदेव। कौन सा देव? मालदेव। और मालदेव को भी ये बड़ी मुश्किल से, चालाकी से जीतता है, जो मैं राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। करता क्या है कि ये अपनी पूरी सेना लेके वहाँ मालवा पहुँच जाता है, और ये इधर से पूरी सेना लेके कौन पहुँच जाता है? मालदेव। और मालदेव के दो विश्वसनीय सेनापति थे, जिनका नाम था, एक का नाम था जैता और एक का नाम था कूपा। और जैता और कूपा इतने खतरनाक थे कि इनके सामने आज तक कोई टिक ही नहीं पाया था, जैता और कूपा। अब ये क्या करता है कि इसको पता पड़ गया कि अपन किसी भी स्थिति में मालदेव को नहीं जीत सकते, तो उसने क्या किया, बड़ी चालाकी से 2 जाली पत्र और 2 बोरी पैसों की जैता और कूपा के डेरे में डलवा दी। ठीक है, और 1 जाली पत्र शेरशाह सूरी के डेरे में डला दिया। तो शेरशाह सूरी सुबह उठा, मुंह धो के, वाला पेपर कहाँ है? वो वहाँ पेपर के अंदर पंपलेट मिल गया। उसको देखा, उसने कहा कि आपके दोनों सेनापति जैता और कूपा बिक गए हैं, उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए हैं, और अगर आप मेरी बात झूठी मानो तो आप तफ्तीश कर लो इसकी। तो ये बात का पता लगते ही शेरशाह सूरी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जैता और कूपा के डेरे में पहुंचा। जैता और कूपा भी सो ही रहे थे, उनको उठाया धक्का दे के। तो जब देखता है तो वहाँ उसकी तलाशी ली, तो बोरी उसकी मिल गई, किसकी? पैसों की। और उसका लेटर भी मिल गया। बोला कि जैता, ये पैसे जो तुम तलवार लेने के लिए दिए थे, वो पैसे मैंने तेरे को पूछा दिया है, और शेरशाह को अंदर तक लेके आना, फिर तुम छोड़ के चले जाना। ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग कर रखा। अब उसको देख के मालदेव उसके पत्र को समझ नहीं पाता। वो सोचता है कि शायद ये दोनों भाई बिक गए हैं और ये अपने को मरवाना चाहते हैं। तो उसने क्या किया
कि उन पे विश्वास ना करके वहाँ से निकल जाता है। जैता और कूपा उसको कहते हैं महाराज हम नमक की सौगंध खाते हैं, हमने आपके साथ गद्दारी नहीं की, ये सब झूठा है, फरेब है। लेकिन मालदेव उन पे विश्वास नहीं करता और वापस आ जाता है। अब जब इन दोनों को पता लगता है कि यार अपने ऊपर कलंक लग गया, अपने पूरी ज़िंदगी पर एक दागदार, अपने बिके हुए आदमी के रूप में जाने जाएंगे, तो जो होता ये ऐसे इससे बढ़िया तो ये अपने यहीं पे युद्ध करते हुए मारे जाएं। तो दोनों भाई युद्ध मैदान में टूट पड़ते हैं और शेरशाह सूरी की टुकड़ी भाग खड़ी होती है। इतना भयंकर कोहराम मचाते हैं अपनी इज्जत के लिए, और लास्ट में जलाल खान की आरक्षित टुकड़ी की वजह से ये जीत गए। एक तीर जलाल खान को इसको लग गया, जैता को, और कूपा उसको संभालने लग गया, तो वो मर गए। अगर ये उस दिन मालदेव होता ना तो ये शेरशाह सूरी का किस्सा उसी दिन समाप्त हो गया होता। और जब शेरशाह सूरी को इस बात का पता लगा तो बहुत गहरा अफसोस हुआ। तो जब मालदेव को पता लगा तो, और शेरशाह सूरी जब इस युद्ध को जीत जाता है तो वो एक प्रसिद्ध डायलॉग कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए कैसे? क्योंकि मारवाड़ में क्या होता है, बाजरा ही तो होता है, और क्या होता है, और एक पूरे हिंदुस्तान के सम्राट के लिए मारवाड़ में कितना बाजरा होगा? एक मुट्ठी बाजरा, एक मुट्ठी बाजरा। तो याद रखना, उसने शेरशाह सूरी ने जितने भी अभियान किए उन सभी अभियानों में उसने संधि की थी। एकमात्र अभियान मारवाड़ एक ऐसा था जहाँ संधि नहीं की, और वहाँ खुद का अपना प्रतिनिधि यहाँ अधीन कर लिया था, मतलब खालसा घोषित कर दिया था इसको। खालसा समझते हो कि यहाँ की वो जो भूमि रहेगी वो डायरेक्ट किसके अंडर में आएगी? राजा के अंडर में आएगी। तो 1544 ये मारवाड़ का मालदेव का अभियान था। और ये डायलॉग भी याद रखना, मुट्ठी, इस जीत के बाद में क्या कहा था? मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये इसका प्रसिद्ध डायलॉग था। इस युद्ध को गिरिशुमेल का या जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिशुमेल का। गिरिशुमेल की पहाड़ियों में लड़ा गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गिरिशुमेल का युद्ध। गिरिशुमेल की पहाड़ियाँ, और वो कहाँ है? जैतारण में। जैतारण, तो जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। जैतारण कहाँ है? पाली में। कहाँ है? पाली में। जो युद्ध जहाँ लड़ा था तो उसी के नाम से कहलाता है। जिन पहाड़ियों में लड़ा गया उसी नाम से कहलाएगा। और ये लड़ा गया था 5 जनवरी को। कब लड़ा गया था? 5 जनवरी, अपने बर्थडे के दिन लड़ा गया था। बात समझ आ रही है? 5 जनवरी 1544। ये तुम्हारे को डेट याद रखनी है। नेक्स्ट याद रखो। फिर इसके बाद में इसने 1545 में अभियान किया, और वो क्या? कालिंजर पर। किस पर अभियान किया? कालिंजर। और कालिंजर पे शासक कौन था? कीरत सिंह। कौन था? कीरत सिंह। और कीरत सिंह के ऊपर इसने जबरदस्त आक्रमण किया। अब कीरत सिंह इस बात को लेकर पुख्ता था कि ये आदमी चोर है, डाकू है, बेईमान है, ये किसी भी तरीके से छल कपट रहे, इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो वो इस बात को समझ चुका था, और वो अपना किले के गेट के बंद कर करा के और 1-2 साल का अपना राशन इकट्ठा करके बैठा था कि अब बेटे तू करा आक्रमण जितना भी करता है। और वो आक्रमण किया जा रहा है, साल हो गया, 6 महीना हो गया, 2 साल हो गया, और वो उसको जीत ही नहीं पाए। एक दिन क्या हुआ था कि उधर वो थोड़ा सा बड़ा सा एक स्टेडियम लगाया, ऊंचा सा चौगान, और ऊपर से करो मेरे को देखता हूँ किधर क्या है, अंदर क्या चल रहा है उधर मामला। तो उधर एक बढ़िया सा स्टेडियम वो लगाया, एक ऊंचा सा चौगान, और उसके ऊपर खड़ा होके, और वो एक प्रक्षेपास्त्र जानते हो? प्रक्षेपास्त्र जानते हो क्या? जिसका नाम था उक्का नहीं जानते? प्रक्षेपास्त्र। अच्छा बताओ, मिसाइल जानते हो? मिसाइल, वो मिसाइल को पहले के ज़माने में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। मिसाइल यानी जो बारूद को ले जाके डाल दे, कहीं भी उड़ाना हो ना तो उसको उड़ाने के लिए, समझा क्या? उस मिसाइल का नाम था, प्रक्षेपास्त्र का क्या नाम था? उक्का। अभी वर्तमान में मिसाइलें कौन कौन सी हैं? अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, सुना है इनका नाम? ये मिसाइल हैं, ये मिसाइल मैन हैं अपने, समझा क्या? तो प्रक्षेपास्त्र उक्का पे उसको आदेश देता है कि मारो, आप थोड़ा ऊपर मारो, उस गति पे मारो। वहाँ खड़ा होकर बता रहा था, देखो सैनिक तो मजदूरी करके सो जाते हैं, और कार्य कौन करेगा? शासक। तो शासक खड़ा होता है, इसलिए वो शासक है, और वो बिल्कुल ऊंचाई पे खड़ा है, और वो कह रहा है कि इधर मारो। अब उसको दिख नहीं रहा, तो थोड़ा और पास चला जाता है कि इधर स्टेडियम बनाओ एक। अब वो उधर उसके मारने के लिए कहा, और वो प्रक्षेपास्त्र ने जब मारा तो वो निशाना चूक गए, और उसके किले के टकरा कर उसी के पास आके नीचे पड़ गया, और वो ब्रिंग उठ गया। अब देख दो, बम जब पड़ता है तो कैसे होता है? प्रखचड़े उड़ते हैं,
पूरे प्रकटे उठ गए, इधर हाथ वाथ सब। इसको उसके अंदर लाया जाता है, शिविर के अंदर। और शिविर के अंदर लाके अरे वो पूछता अरे जीते कि नहीं जीते, निशाना लगा कि नहीं लगा। अरे महाराज आप में ज्ञान खतरे में, नहीं नहीं आप जाके देखो। और अपने को सभी साथियों को वापस भेज देता है। बोला कि तुम मूर्ख गधे आदमी हो, मेरे को पता है पक्के, अभी मैं 2 मिनट जिंदा हूँ, तब तक आप जीत लो, नहीं मरने के बाद में तुम जीत नहीं सकते। मैंने कहा उधर ही निशाना लगाना है, अब मैं मर गया तो कोई बात नहीं। तो वो वही निशाना लगाते हैं, 2-3 निशाने और लगाते हैं। और वो इतना एग्जैक्ट निशाना लगा था, मतलब उसने इतनी एग्जैक्ट स्थिति चूज की थी कि वहाँ वो टूट जाता है। और वो मरते हुए ये बड़बड़ाता रहता है हमने जीता कि नहीं जीता। और लास्ट में जैसे ही कोई एक सैनिक आकर कहता है महाराज हमने कालिंजर जीत लिया, और वो कहते हैं राम नाम सत्य है, मर जाता है। बात समझ आएगी। और यूपी कालिंजर अभियान में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये तुम्हारे को याद रखना। क्लियर? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले। अब देखो इसकी जब मृत्यु होती है तो इसके बाद में 1 मिनट रुको, 2-3 चीज़ें और देख लो। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देखते हैं। जब बीच में अब देखो, एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका एक पुत्र था, आपको याद हो थोड़ा सा, जलाल खान, कुछ नाम याद है? किसी का बेटा था? दूदू बेगम, है ना। एक कुतुब खान की इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना, कुतुब खान की मृत्यु की। तो अब ये क्या करता है, जलाल खान जो था, जलाल खान वो इस्लाम खान के नाम से शासक बनता है, इस्लाम खान। और ये बनता है 1545 और 1553 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले अब इस्लाम शाह को आप साथ देख लो, ये सूर्यवंशी चल रहा है। कौन सा वंश चल रहा है? सूर्यवंश, क्योंकि शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था, तो सूर्यवंश। इस्लाम शाह लिख लो या इस्लाम खान लिख लो, इस्लाम शाह, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने पहला जो काम किया था इस्लाम शाह के बारे में, इसने कानूनों का संकलन कराया। किसका संकलन कराया? कानूनों का संकलन कराया। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, इसने युग के खलीफा की उपाधि धारण की, युग के खलीफा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और तीसरा इसके बारे में याद ये रखना कि इसने अनेक सराय महल इनके निर्माण भी इसने करवाए थे। लेकिन शीघ्र ही ये अपनी सल्तनत के लिए लड़ता रहता है। क्यों लड़ता है? क्योंकि देखो आप कोई भी अनमैनेज्ड कार्य कर लेते हो ना, तो फिर जो व्यवस्था होती है वो आपको चुनौती देती है। इसने अनमैनेज्ड काम क्या किया था, खुद को क्या कर लिया था? खलीफा, युग के खलीफा। बोलेगा मेरे युग का खलीफा में कौन है? मैं ही हूँ। तो ये अनमैनेज्ड कार्य था। तो धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देना, मतलब समझ रहे हो आप। तो इस वजह से उनके बीच टकराट होती है, और ये जो है इस्लाम शाह की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। अब इस्लाम शाह की जब मृत्यु होती है, देखो 1553 की बात चल रही है, और 1555 में कौन आ जाएगा? तुम्हारा हुमायूं वापस आ जाएगा। तो इसके बीच का शासन की बात कर रहे हैं। तो जलाल खान की मृत्यु होती है, तो जलाल खान के बाद में इसका पुत्र था जिसका नाम था फिरोज शाह सूरी इसके बाद में शासक बन गया है। लेकिन फिरोज शाह सूरी की आयु जो थी वो केवल 12 वर्ष थी। आयु कितनी थी? 12 वर्ष थी। और 12 वर्ष होने के कारण क्या किया? फिरोज शाह सूरी की हत्या कर दी उसके मामा ने। उसकी हत्या किसने कर दी? मामा ने। और हत्या करके और इसका मामा मुबारक खान शासक बन गया। मुबारक खान क्या बन गया? शासक बन गया। अब देखो इस टाइम दिल्ली में उथल पुथल का दौर चल रहा था, हर कोई अपना अपना शासन स्थापित करना चाह रहा था। तो उसकी जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत थी, वो बिखरने लग गई। हर कोई अपने आप में अलग करेगा। बताओ कौन कौन बिखरेगा? आप अगर मेरे पास पढ़े हो तो बताओ सबसे पहले कौन बिखरेगा? अगर ये हिंदुस्तान है तो बताओ सबसे पहले कौन कौन सी बड़ी रियासत, कौन सबसे पहले बगावत कहाँ होंगी? वेरी गुड, एक तो इधर होगी, वेरी गुड, गजब, बंगाल होगी। यानी जो रियासत से जो अलग रहेगा ना, वो जल्दी अलग होने की कोशिश करेगा। बात समझ आ रही है? एक तुम्हारी दिल्ली होगी मेन, अरे एक तुम्हारी अवध, ये तुम्हारा बिहार और ये चुनार और रोहतासगढ़ हो गया। मतलब इस तरीके से ये पूरी सल्तनत बिखर गई। क्लियर? तो इसमें इस सल्तनत के 4 मेन टुकड़े हुए। कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। और उस 4 भागों में जो प्रसिद्ध थे उनका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो पंजाब। कौन? पंजाब, दीपालपुर, इधर जो ये सारा क्षेत्र है ना, जो मुल्तान, सिंध, लाहौर जो भी है, वो सारा ही पंजाब में मान लो आप। क्लियर?
और उस पंजाब का जो शासक था वो कौन था, मैंने कल भी बताया था, बताओ। सिकंदर खान। कौन था? सिकंदर खान। मैंने कल बताया था, बैराम खान ने पराजित किया था सिकंदर खान के मतलब उसको सेनापति को, तातर खान को, बताया था ना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ का शासक था सिकंदर खान, सिकंदर खान। दूसरा था दिल्ली, क्या था? दिल्ली। और दिल्ली का जो शासक था वो इब्राहिम खान। और तीसरा था तुम्हारा आगरा। और आगरा से लेके और बिहार तक मान लो, आगरा से रोहतासगढ़ तक मान लो, मतलब बिहार का मतलब क्या हो गया? रोहतासगढ़। और वहाँ तक का जो शासक था वो था तुम्हारा जो इसका मामा था ना, मुबारिक खां। और वो मुबारिक खां आदिल शाह के नाम से शासक बना था। किसके नाम से शासक बना था? आदिल शाह। तो आदिल शाह जो शासक बना था वो इसकी हत्या कर देता है। तो 1553 से लेके और 1555 तक ये शासक रहता है, ठीक है, आदिल शाह। और जो चौथा जो था वो था बंगाल। अब बताओ बंगाल में कौन था अभी? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। तो इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत कितने भागों में डिवाइडेशन हो जाती है? 4 भागों में। अब देखो आगरा या रोहतासगढ़, यहाँ मेन शासक यही था, क्योंकि ये तो बाकी छोटी छोटी सल्तनतें थी और पूरा राजकोष, धन संपदा जो भी चीज़ थी वो किसके पास थी? आदिल शाह के पास। किसके पास थी? आदिल शाह। तो थोड़ा आदिल शाह के पास अपन देख लेते हैं, इसके बारे में यहीं देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये एक बहुत विशेष नर्तक था। नर्तक, भारत के इतिहास का सबसे अच्छा नर्तक शासक कौन था? आदिल शाह। इसका दूसरा नाम क्या था? मुबारिक खान। क्या था? मुबारिक खान। ये आपको याद रखना है। ये गायन भी करता था। क्या करता था? गायन भी करता था। अब इसका क्या हुआ कि इसने एक बहुत अच्छे कुवद्दार आदमी को हेरा और ढूंढा और उसका नाम था हेमू। क्या नाम था? हेमू। और अपना हेमू नहीं है क्या? हेमू। वो हेमू क्या करता? रेवड़ी का नाम सुना? रेवाड़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो रेवाड़ी में नमक का दलाल था, नमक बेचता था, नमक का दलाल था। बात समझ आ रही है? एक नमक के दलाल हेमू पर इसकी नज़र पड़ गई और वो उसको बहुत शातिर अच्छा लगा। तो इसने हेमू को क्या कर दिया? अपना वजीर नियुक्त कर लिया। क्या नियुक्त कर लिया? अपना वजीर नियुक्त कर लिया साहब। हेमू वजीर नियुक्त हो जाता है। और हेमू इसके बाद में क्या करता है? वहाँ से अवध, आगरा और रोहतासगढ़ से चलते हुए पूरे हिंदुस्तान को रोनते दिल्ली के इब्राहिम खान को भी हरा हरू के वहाँ तक अधिकार कर लेता है। बात समझ आएगी? तो इन सबको हराता है। उसने अपने जीवन में हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? 24। और 24 में वो 22 में विजेता रहा था। किस में विजेता रहा था? 22 में विजेता रहा था। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक था, जो लास्ट का 14वां शासक था। ये 14वां आदमी था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? 14वां शासक था। और इसने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर। और दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और दिल्ली का शासक बन गया। याद रखना, दिल्ली सल्तनत काल में हिंदुस्तान का पहला और आखिरी हिंदू शासक कौन था? सम्राट कौन था? हेमू। समझ आया? हेमू ने अधिकार कर लिया था। हेमू ने पूर्णतः दिल्ली पे अधिकार कर लिया। और जब इस पे दिल्ली पे अधिकार कर लेता है, देखो 1555 में मच्छीवाड़ा का वो युद्ध होता है। वहाँ कौन आ जाता है? इधर हुमायूं आ जाता है। हुमायूं फिर आगे चलता है, आगे जाके दिल्ली इब्राहिम खान लोधी पे अधिकार कर लेता है। अब इस दौरान क्या होता है कि जो हुमायूं जब वहाँ से आया था तो उसने क्या किया? अपने पुत्र, जो उसका छोरा था एक अकबर को तो क्या पंजाब पे सूबेदार घोषित कर दिया। क्यों? समझ आएगा? बगावत होती थी। और वो खुद कहाँ आ गया? दिल्ली पे। और आगरा, रोहतासगढ़, यहाँ पे आदिल शाह की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे कौन शासक कर रहा था? हेमू। तो जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, किसकी? हुमायूं की। और ये सीधा आगरा से दिल्ली थोड़ी सी दूरी पे पड़ता है और पंजाब लाहौर से बहुत दूरी पे पड़ता है। तो ये सीधा कहाँ पहुँच गया? दिल्ली। और दिल्ली पर अपना तख्त नशीन कर दिया। समझा? तो दिल्ली का शासक ही बन जाता है। तो अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हेमू। अंतिम
हिंदू सम्राट किस में था? सल्तनत काल में। कौन से काल में? सल्तनत, ओ सॉरी मुगल काल या मध्यकाल, मध्यकालीन भारत लिख लो आप। ये आपको हेमू को याद रखना है। और हेमू को पराजित करता है बैराम खान और उसके लिए लड़ा जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो अपन अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। समझाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध तो पढ़ ही लिया था, अब अकबर कल पढ़ेंगे, तब वो वहाँ पे देखेंगे अपन बाबर के बारे में। तो ये तो था सल्तनत का, जो शेरशाह सूरी था उसका जो शासन कार्य है उसकी वो थी। अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, क्या क्या इसने क्या क्या किया वो भी अपन देखते हैं। आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो। कार्य का सुधार कार्य कि शेरशाह सूरी ने ऐसा क्या क्या किया। पहला सुधार कार्य करेंगे प्रशासनिक सुधार। कौन सा सुधार? प्रशासनिक सुधार। दूसरा मुद्रा। तीसरा राजस्व सुधार। चौथा न्याय सुधार। पांचवा स्थापत्य व निर्माण कार्य। और छठा दरबारी या संबंधित स्रोत। ये इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं मोटे मोटे रूप में। प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो याद रखना हिंदुस्तान का पहला आदमी था जिसने अब सूबों को, देखो पहले ऊपर ऊपर कौन होता था? केंद्र में तो कौन होता था? राजा। तो राजा अपने अंडर में क्या करता? सूबों में डिवाइडेशन करता था। किस में डिवाइडेशन करता? सूबा। और सूबा को कहते थे प्रांत। क्या कहते थे? प्रांत। ठीक है। अब प्रांतों के नीचे आते थे कौन? सरकार। कौन आते थे? सरकार। सरकार में होता था जिला। कौन होता था? जिला। और जिले से नीचे आते थे कौन? परगना। परगने में आता था तहसील। तो इसने क्या किया कि सूबा को हटा दिया। किसको हटा दिया? सूबा को। और सूबा को हटा के और इसने सरकार और परगनों का विभाजन कर दिया। अब प्रश्न ये है कि इसने ऐसा क्यों किया? सूबा की व्यवस्था जो चली आ रही थी उसको हटाने की इसको अचानक क्या जरूरत पड़ गई और इसने इसको नष्ट क्यों कर दिया सूबा को? इसने वेरी गुड, मिलता जुलता आंसर है भाई। सूबा का जो प्रांतपति होता था, जो सूबेदार होता था, वो राजा से जस्ट नीचे होता था और राजा को बहुत ज़्यादा खतरा रहता था। जैसे बंगाल का सूबेदार हमेशा लड़ाई करता रहता था, अवध का सूबेदार, समझ रहे हो, पंजाब का सूबेदार, ये एक तरह से राजा, छोटे राजा होते थे। अगर इनका भी टुकड़ा कर दिया जाए छोटे 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 छोटे, जैसे इसने बंगाल को सूबों में बांटा और 42 सूबों में बांट दिया। कितने सूबों में बांट दिया? 42 सूबों। अब बंगाल में या तो एक ही राजा रहता तो उसके विद्रोह की ज़्यादा डर था, तो इसलिए इसने कितने डिवाइडेशन कर दिए? 42 राजा बना दिए छोटे छोटे। यानी सूबेदार को तो पद ही हटा दिया इसने। और ये जो 42 जो इसने इसके सरकारों में बांटा, जिले को क्या कहते थे? सरकार। तो सरकारों में जो बांटा उस सरकार का सिकदार होता था। कौन होता था? सिकदार। एक तो होता था सिकदार और एक होता था मुंसिफ। तो सिकदार और मुंसिफ ये याद रखना। तो सिकदारों में बांटा। सिकदार जो होता था वो एक तरह से कलेक्टर होता था। आज का जो कलेक्टर है ना, वो उस जमाने का ये सिकदार है। तभी से ये व्यवस्था है कि जो जिले का कलेक्टर होता है उसको पूरी पावर दे के रखते हैं। और वो पावर किसने दी थी? शेरशाह सूरी ने दी थी। ये तुम्हारे को याद रखना है। शेरशाह सूरी ने सिकदार और ये मुंसिफ, ये 2 पदों का सृजन किया था। समझ आएगा? तो अब देखो, इसमें सिकदार जो होता था वो तो प्रशासनिक मुखिया होता था। कौन सा मुखिया होता था? प्रशासनिक मुखिया, जो फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था। कौन से मामलों की सुनवाई करता था? फौजदारी। और मुंसिफ जो होता था वो कैसे होता था? दीवानी मामलों का। राजस्व अधिकारी होता है। राजस्व जो कौन से मामलों के अधिकारी करता था? दीवानी मामलों की सुनवाई करता था। समझाएगा? तो सिकदार, एक तो सिकदार होता था और दूसरा कौन होता था? मुंसिफ था। तो ये दोनों को तो रट लेना। और 2 का डिवाइडेशन, एक तो कौन किस में डिवाइडेशन किया था इसने? सरकारों में। किस में? सरकारों में। और दूसरा किस में किया था? परगनों में। परगना का मतलब तहसील में। अब तभी के बाद में दे गए भाई 12 परगने दे दिया उसको 10 परगने दे दिया। परगने देना सरकार तो बहुत अच्छा सोच समझी साजिश थी उसकी।
क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी भर लड़ता रहा और ये हर चीज़ सोचा, और ये ऐसे सोचा कि ये लोग विद्रोह क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास ताकत आ जाती है। अरे आप अपने घर वालों को विद्रोह कब करते हो, मेरा विद्रोह कब करते हो, जब आप में दिमाग आ गया, यहाँ से पहले नहीं करते थे। बात समझ आ रही है कि जैसे जैसे अपन सामने वाले का ज्ञान लेते जा रहे हैं तो अपन को ये लगता है कि फिर अपन इसका सम्मान क्यों करें, उसके समकक्ष होते जाते हैं ना। तो ये बेसिक कारण था कि इसका विद्रोह, शासक का विद्रोह होगा ही अगर वो इतना शक्तिशाली होगा, इसलिए इसने उसको कमजोर कर दिया, उनको तोड़ दिया। और किस में तोड़ा? सरकारों में तोड़ा, सरकारों और परगनों में। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि प्रशासनिक के लिए ऐसे ही परगना था तो परगने में भी इसने दो अधिकारी, एक तो कौन सा? प्रशासनिक अधिकारी और एक राजस्व अधिकारी। इसके अलावा इसने एक न्यायिक अधिकारी, एक न्यायिक काजी की भी नियुक्ति की, न्यायिक काजी की नियुक्ति की। और वो किस में नियुक्ति की? परगनों में काजी की नियुक्ति की। जैसे परगनों में जो काजी होता था उसको कहते थे उनका एक अच्छा सा नाम होता था, और जो पहला काजी था उसका नाम था फाजलिका पहला काजी था। उस टाइम हिंदुस्तान का पहला काजी कौन था? फाजलिका। तो ये याद रखना, प्रशासनिक के लिए इसने दो डिवाइडेशन किए थे, एक तो सरकारों में और एक परगनों में। ये क्यों किया था? ताकि क्या ना हो? विद्रोह ना हो। दूसरा देखो इसकी मुद्रा, अगर मुद्रा की बात की जाए तो इसने दो सिक्के चलाए थे, एक रुपया और दाम लगा चाहिए। रुपया और दाम दाम किसने प्रचलित किया था? शेरशाह। तो रुपया तो था चांदी का तो क्या था? रुपया। और दाम किसका था? तांबे का। किसका था? तांबे का। तो इसने याद रखना। इसके अलावा इसने 23 टकसाल कितनी 23 टकसाल डलाई थी? 23 टकसाल डलाई थी। ये भी आपको याद रखना है। कितनी टकसाल डलाई थी? 23। और इन जो सिक्के होते थे ना, उन सिक्कों के ऊपर वो दो लिपियों को उपयोग में लेता था, एक अरबी और एक देवनागरी। अरबी और देवनागरी, इसको रट लेना, देवनागरी को अंडरलाइन कर लेना। देवनागरी में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है तुम्हारी कौन सी? हिंदी। कौन सी लिखी जाती है? हिंदी। तो देवनागरी और एक दूसरी कौन सी थी? अरबी। तो ये आपको दो याद रखना है। इसने सिक्के डलवाए 23, उसकी वो थी, क्या बोलते हैं उसको? टकसाल थी। और चांदी का रुपए, और दाम किसके थे? तांबे के। अब देखो राजस्व उधार के लिए इसने क्या किया? देखो इसने पहले तो जो भूमि की पैमाइश थी उसके लिए इसने एक नई गज चलाई, और शेरशाह सूरी वाली गज चलाई थी, और वो उसका 32 इंच माप होता था। पहली चीज़ तो ये याद रखना है। दूसरा इसने क्या किया? जो राजस्व व्यवस्था की वसूली का जो लेन देन वो कहलाता था, वो रे या रही कहलाता था। क्या कहलाता था? रे या रही। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, रे या रही क्या है? तो इसमें ऐसे याद रखो कि मध्यकाल में शेरशाह सूरी द्वारा प्रचलित और भू राजस्व व्यवस्था के संकलन की व्यवस्था क्या कहलाती थी? रे या रही। ठीक है। इसने दो नए टैक्स लगाए थे, एक तो जरीबाना, एक होता था महासिलाना। देखो ये तो जरीबाना जो होता ना, तो भूमि पैमाइश जो करवाते थे, भूमि पैमाइश का खर्चा होता था। किसका खर्चा होता था? भूमि पैमाइश। ये 2.5% होता था। कितना परसेंट होता था? 2.5। और महासिलाना जो होता था वो 5% होता था। ये राजस्व अधिकारी जो होते थे उनका खर्चा होता था। तो एक तो भूमि पैमाइश पे जो जितना खर्च हो रहा है, एक राजस्व अधिकारी के लिए। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसने क्या किया? एक अकाल संहिता बनाई। अकाल संहिता जानते हो भाई? अकाल पड़ेगा तो अपने को किस किस को क्या क्या देना है, कितना क्या करना है। लोगों को तकाबियाँ बांटी, इसने बहुत से उद्यान भी लगवाए। समझा क्या? तो ये सभी चीज़ इसने राजस्व सुधार के लिए इसने किया। अब बात आती है न्याय सुधार की अगर बात की जाए तो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। पहली चीज़ तो ये याद रखना कि न्याय को बहुत सर्वोच्च अहम स्थान देता था। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता था कि इसने अपने भतीजे को खुद मृत्युदंड दे दिया था किसी गलती पर। एक तो भतीजे को मृत्युदंड दिया था। एक अब्बास खान सरवनीस का इतिहासकार रहा है। एक इसका इतिहासकार कौन रहा है?
अब्बास खान सरवनी। अब्बास खान सरवनी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है तारीख ए शेरशाही। उस तारीख ए शेरशाही में लिखा है कि उसके ज़माने में ऐसी व्यवस्था थी कि एक बुढ़ी डोकरी की सर पर सोने की गांठ बांध दी और वो सोना बाहर भी दिख रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे लूट ले। उसकी किसी को लूटने की क्या नहीं होती थी, हिम्मत नहीं होती। अच्छा, ये तुम्हारा बुढ़ी डोकरी का ये डायलॉग याद रखना, ये पूछा जा चुका। बुढ़ी के सर पर अगर गांठ, सोने की गांठ भी डाल दी जाए तो किसी को लूटने की हिम्मत नहीं। अब बात करते हैं लास्ट स्थापत्य एवं निर्माण कला की। तो इसमें याद रखना, पहले तो इसने अपना मकबरा बनाया था जो सासाराम में देखो मैंने कहा मकबरा बनाया था, मकबरा। तो मकबरा के लिए मैंने पहले एपिसोड में बना दिया था। एक तो मस्जिद होता है, एक मजार होता है और एक मकबरा होता है। मस्जिद इबादत खाना होता है, मजार जहाँ दफनाया जाता है, और मकबरा जहाँ मस्जिद और मजार दोनों। तो इसने क्या किया, मकबरा बनाया। मकबरा का मतलब इसने पहले मस्जिद बना दी और कह दिया कि जब भी मेरी मृत्यु हो यहाँ दफनाया जाए। समझाया? तो सासाराम कहाँ है? बिहार में। तो याद रखना सासाराम बिहार में इसका क्या है, मकबरा है। पहली चीज़ तो याद रखना क्योंकि मूल रूप से वही था। ठीक है। इसके अलावा इसने लाल दरवाजे का निर्माण कराया, लाल दरवाजे। इसके अलावा इसने पुराने किले का निर्माण कराया, पुराने किले का निर्माण, दिल्ली में जो पुराना किला है उसका निर्माण कराया। इसके अलावा इसने याद रखना जीटी रोड का नाम सुना है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड। जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब से लेके और बंगाल तक जाती थी। NH1 NH2 पहले इनका नाम ये था, अब तो चेंज कर दिया है नाम। NH1 और NH2 इन दोनों का, NH1 तो आती थी वहाँ से लेके दिल्ली तक और 2 आती थी दिल्ली से लेकर बंगाल तक। समझा कि? तो इसने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया और यहाँ पे उन्होंने 1700 सरायों का निर्माण कराया। इसके चारों ओर 1700 सराय। ऐसे कहते थे ठहरने के लिए, भाई आप जाओगे तो ठहरने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो 1700 सराय यानी होटल कह दो, मोटल कह दो, मोटल। तो वहाँ 1700 मोटलों का निर्माण कराया। ऐसे कहते थे कि हिंदुओं के लिए जो मोटल होती थी उनमें हिंदुओं का खाना बनाने की रसोई अलग होती थी, मुसलमानों की रसोई अलग होती थी। और 1700 और कानून गो, एक इतिहासकार रहा है कानून, मैंने कहा बार बार याद रखना कानून गो, इतिहासकार तुम्हें याद रखना है। कानून गो ने इन सरायों को दमनी कहा है। क्या कहा है? दमनी। जो सूरवंश की यानी शेरशाह सूरी के साम्राज्य की दमनी कहा है। देखो एक तो होती है सिरा और एक क्या होती है? दमनी। दमनियाँ और सिराएँ, यह आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा इसने अनेक निर्माण कार्य, जैसे मान लो एक महत्वपूर्ण किले का निर्माण भी कराया जो मैं आपको बता देता हूँ। रोहितासगढ़ के किले का निर्माण कराया, रोहितासगढ़। आप कहोगे गुरु जी रोहितासगढ़ में तो वो पहली जो लार्ड मलिकार वो देखो ये रोहितासगढ़ एक तो है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। और इसने जो निर्माण कराया वो 1542 में कराया गया, 46 तक इसका निर्माण हुआ था। और वो निर्माण करवाया था कहाँ पे? बंगाल, पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की रक्षा के लिए। बात समझ आएगी? तो इसमें रोहितासगढ़ और वहाँ पे तवार खान, मवार खान, इन दो को नियुक्त किया था, जो सबसे सख्त आदमी थे, इन दो को नियुक्त। तो रोहितासगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? खेसा से। अब दरबारी और संबंधित स्रोत की बात करते तो एक तो मैंने आपको बता दिया अब्बास खान सरवानी, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीख ए शेरशाही। इसके अलावा एक नाम और याद रखना, टोडरमल का नाम सुना है क्या? टोडरमल। टोडरमल, टोडरमल भी इसी के दरबार से संबंधित था। और एक और याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना है क्या? बताओ कहाँ सुना है? वेरी गुड। जब मैं अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो बताओ ये शासक कब बना था? 1540। और मैंने उस टाइम क्या लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जो जायसी था, जिसकी पुस्तक है क्या? पद्मावत। क्या है? पद्मावत। और वो पद्मावत किसका स्रोत है? राणा रतन सिंह और उसकी पत्नी पद्मनी। पद्मनी उसकी प्रेम कथा का वर्णन है जिस पर आज जोर किया जाता है। और एक खजाइनुल फुतू तारीख अलाई से लिया गया है उसने सारा विवरण। तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि उसमें ये कहानी है। तो ये भी इसके दरबार से था, टोडरमल इसके दरबार से था और अब्बास खान सरवनी इसके दरबार से था। इन इतिहासकारों के नाम भी याद रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो आप सभी इन सब चीज़ों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको कॉपी में लिखो।